हाँ तो छात्रों, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव में चर्चा करने के लिए आ गए हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये नया हमारे पास एक टॉपिक मिल गया हमको, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव हम लोग इसमें समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई। तो बच्चों, बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है, बहुत साधारण सी इसकी परिभाषा है। यदि दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर समायोजित कर दिए जाते हैं। क्या होते हैं? यदि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मीन्स छोटी सी दूरी पर, यह डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, समायोजित कर दिए जाते हैं, तो इस समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस समायोजन को क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। मीन्स जब दो समान किंतु विपरीत, देखो समान है दोनों क्यों है, किंतु विपरीत, एक में प्लस क्यू और एक में माइनस क्यू, आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी को किससे लिखते हैं बच्चों? यहाँ पे 12 से। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि 12 से क्यों लिखते हैं, एल से क्यों नहीं लिखते? तो बच्चों आगे चल के आंकिक प्रश्नों में और जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे, मीन्स हम डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे सूत्रों का, वहां पे हमें केंद्र से दूरी चाहिए होगी। तो अगर हम इसको L मानते हैं तो केंद्र से इसकी दूरी क्या बचती? L/2। तो कैलकुलेशन जो है हमारी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती, कठिन हो जाती। तो हमने अपनी गणना को आसान करने के लिए ये दूरी 12 मान रखी है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई वैद्युत द्विध्रुव की। बात यह होती है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत, ठीक है, द्विध्रुव का आघूर्ण, ये क्या होता है भाई? तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं बच्चों इसको? इसको हम लिखते किससे हैं? P से, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका लो चाहे इसका लो, परिमाण तो सेम है, समान है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 12। तो एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक कूलाम और इंटू दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम इंटू मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। अच्छा, जब ये सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा भी होती होगी कोई? हाँ, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सदैव ऋण से धन आवेश की ओर होता है। तो P सदैव ऋण Q से धन Q की ओर होता है, ठीक है। मीन्स अगर यहां वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की दिशा बनानी हो तो किधर बनाएंगे? माइनस से प्लस, इस तरफ। ये हमारा P का सदिश हो जाएगा। तो जब भी सदिश बनाना होगा तो क्या करेंगे? माइनस से प्लस, ठीक है बच्चों। अब वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर एक साधारण सा
सूत्र इसका निगमन करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में वो बिंदु ढूंढेंगे। किसमें ढूंढेंगे बच्चों? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति को हम लोग बोलते हैं एट एक्सिस। हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकाल रहे हैं? एट एक्सिस। बच्चों ये क्या होता है? होता क्या है कि हमने मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे ये, मतलब एक तरफ ऋण q आवेश होगा और एक तरफ धन q आवेश होगा। इनके बीच की दूरी हमने मान लिया कितनी है? 12 है। इसका सीधा सा अर्थ है एक आवेश से केंद्र की दूरी L होगी और इधर भी L होगी। जब चाहोगे ये दूरी कितनी लिखी हुई है? तो L प्लस L यानी कि 12 लिखी हुई है। अब बच्चों इस बिंदु से, केंद्र से, ठीक है, R दूरी पर, कहां से बच्चों? केंद्र से R दूरी पर, यहां से यहां पे एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों अक्षीय स्थिति का मतलब इनको मिलाने वाली रेखा में, ठीक है। बहुत सारे वैद्युत द्विध्रुव तुम उदाहरणों में देखते हो, जैसे HCl, HBr, ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों क्या है कि जैसे ये यहां पे हमने एक बिंदु ले लिया, यहां हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फंडा ये है बच्चों कि पहले हम प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, तो ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि भैया देखो प्लस Q आवेश से इसकी दूरी कितनी निकलेगी? देखो टोटल R है, यहां से दूरी चाहिए तो ये वाली कम कर दो, तो ये कितनी हो गई? L हटा दो, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L। और माइनस Q से कितनी होगी जरा सोचो बच्चों। तो भाई यहां तक R थी और हमको यहां से चाहिए, तो ये वाली उसमें क्या हो रही? ये वाली दूरी उसमें क्या हो रही? जुड़ रही है, जुड़ रही। तो अब ये दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस, ठीक है। अब बच्चों करेंगे क्या? हमें यहां पे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, फिर हम माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे और फिर उनका परिणामी निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, वो कैसे निकलेगी? भाई हमको एक फार्मूला पहले से पढ़ा दिया गया। क्या पढ़ाया गया? कि अगर कहीं कोई आवेश है और R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। यहां पे बच्चों हम 1/4 पाई बार बार ना लिख करके इसको K लिख देते हैं। जब चाहेंगे K की जगह 1/4 पाई रख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सूत्र हमको पता है, इसी का हम यहां पे उपयोग करेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे क्या? प्लस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसकी वजह से? प्लस क्यू आवेश कारण। तो ये सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो E बराबर क्या मिलेगा? देखो E बराबर मिलेगा K की जगह हम जब चाहेंगे तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। तो स्मॉल K है, स्मॉल K Q आवेश कितना है? Q बटा दूरी का स्क्वायर। तो प्लस Q से इसकी दूरी कितनी है बच्चों? देखो R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा ऐसे लिखा जाएगा, माइनस Q के बाद आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिखा जाएगा। अब क्या मिलेगा हमको? सोचो। तो प्लस Q वाली तीव्रता को हम E1 मान लेते हैं, तो माइनस Q से कितनी मिलेगी जरा सोचो। तो फिर वही बात, K का मान जब चाहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। Q, तो इसका आवेश कितना है बच्चों? Q, और बटा दूरी का स्क्वायर। तो देखो इसकी दूरी कितनी है? R प्लस एल का होल स्क्वायर। आपके मन में एक चीज आ सकती है बच्चों, क्या? कि माइनस Q आवेश कारण निकाला था, तो इसको माइनस का क्यों नहीं लिखा था? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में प्लस माइनस आवेश के हिसाब से नहीं आता, उसमें प्लस माइनस आता है किस वजह से? वो आता है दिशा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब बच्चों बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा देखिए भाई। प्लस Q की वजह से यहां जो तीव्रता होगी वो किधर होगी? तो मैंने क्या बता रखा है कि धन आवेश के कारण तीव्रता हमेशा बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर। देखो धन आवेश है तो इसके कारण जो तीव्रता है वो यहां पे किधर होगी बच्चों? वो होगी बाहर की ओर। प्लस आवेश कारण बाहर की ओर, तो ये बाहर। और माइनस की वजह से अंदर की ओर, तो माइनस की वजह से देखो बच्चों क्या आई है? E2, वो कहां होगी? अंदर की ओर। क्या ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बना रही हैं? जब ये 180 डिग्री का कोण बना रही हैं तो कुल वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? इन दोनों को घटा देंगे, वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा। क्यों? जब किसी वस्तु को दो चीजें, दो सदिश खींचते हैं, दो सदिश यहां बल लगाएंगे तो इनका परिणामी कैसे आएगा? बड़े में छोटे को घटा देंगे। बड़ा कौन होगा? E1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो KQ तो दोनों में था, लेकिन यहां दूरी कम थी, और जिसकी दूरी कम है देखो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। मैंने पहले भी समझा रखा। इसका मतलब यहां पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना आएगा बच्चों? E बराबर E1 माइनस E2। कैसे आया? यह आया है E बराबर अंडर में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, उनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री से। हल करोगे निकल आएगा। कौन सा नियम था ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, उससे आता है बच्चों। तो E बराबर कितना आएगा जरा सोचो, मान रख दो। तो देखो E बराबर KQ बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों E बराबर KQ का मान ले लो तो क्या बचेगा? 1 बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहां पे क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे।
ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अब हमें मिलेगा E बराबर के स्मॉल के क्यू, के की जगह तो 1/4 भी आखिरी में रख ही लूंगा। जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये इधर, तो क्या आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r प्लस एल r माइनस एल और पूरे का घात 2, पूरे का स्क्वायर वर्ग। कैसे भाई, जब ये वर्ग किया तुमने, चाहो तो इस पे अलग अलग वर्ग करके लिख सकते हो, गुणा करके आपस में, बात वही है। अब बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा के क्यू, ध्यान से देखो, r प्लस एल का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ये क्या आएगा बच्चों, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपान में क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा बच्चों, बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 की घात 2। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि L बहुत सूक्ष्म होता है R की अपेक्षा, मतलब दोनों आवेश परिभाषा में कहा गया, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब L बहुत कम हो गया, ये दूरी बहुत कम हो गई, तो बच्चों इस अवस्था में L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। कौन सा, जो R में जुड़ रहा है इसको, के क्यू, ध्यान से देखो बच्चों, एक बात और समझ लो, ये आर स्क्वायर जैसे ही ब्रैकेट खुले गए माइनस का आर स्क्वायर हो गए, खत्म हो जाएगा, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2rl प्लस 2rl, देखो माइनस माइनस प्लस, और नीचे बचा तो देखो एल स्क्वायर तो 0 हो गया, तो बचा कितना, आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब E बराबर हो गया के क्यू 4rl हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 2r, r की घात 4, देखो दो एक घात यहां से कट जाएगी, और q इंटू 12, इन दोनों को मिला के कुछ दिख रहा तुमको, पढ़ा था हमने अभी q इंटू 12 बराबर अभी क्या पढ़ा था हमने, बताओ, अरे भैया P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, q इंटू 12 क्या था, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, भूल गए क्या भाई, भूलना नहीं है। इससे हमें मिलेगा, ठीक है, E बराबर के का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q इंटू 12 की जगह बच्चों क्या आ गया, P, एक R कट गया इंटू 2 अपान में R क्यूब, ये हमारा सूत्र हो गया किस चीज का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का। तो किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा आर क्यूब, इस डेरिवेशन को आप लिख लीजिए। तो बच्चों अभी हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमने क्या निकाला, ये हमारा उत्तर निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा आर क्यूब। बच्चों राज की बात यहां पे ये है कि यहां पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये समांतर होती है P के, मतलब इस अवस्था में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसकी दिशा P की दिशा के साथ साथ होती, ध्यान रखना, E और P एक ही दिशा में होते हैं, ये बात क्लियर रखना। अब हम अपना नेक्स्ट हेडिंग उठाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन किस स्थिति में बच्चों हम करेंगे, अब हम करेंगे निरक्षीय स्थिति, छूट गई, ठीक है, मींस इसको इंग्लिश में कहते हैं एट इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलते हैं बच्चों, एट इक्वेटोरियल लाइन,
इंग्लिश में जरूर इसका मतलब जानते रहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको बीएससी वगैरह में अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है, हम मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसा, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश। कितनी दूरी पर बच्चों? अल्प दूरी पर। मतलब इनके बीच की दूरी को हम लोग लिखते थे किससे? 2l से। तो जब केंद्र से दूरी लोगे तो कितनी बचेगी? इधर l बचेगी और दूसरी तरफ भी l बचेगी। अब इसकी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का मतलब जो केंद्र है, केंद्र से लंबवत लाइन जो बनती है इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। मतलब इस लाइन पर हो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यहां ले तो ये क्या थी? अच्छी स्थिति थी। और इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत अगर ले तो वो क्या होगी? निरक्षीय स्थिति होगी। लेकिन शर्त क्या है कि वो रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के मध्य बिंदु से जा रहा हो। कहां से जा रहा हो बच्चों? मध्य बिंदु से, केंद्र से। ये हमारे पास क्या हो गया? निरक्षीय स्थिति हो गई। यहां कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये बिंदु क्या है? P, और इस B बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप O बिंदु से इसकी दूरी मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि भाई ये दूरी क्या है? R। तो बच्चों दूसरा काम ये होता है कि दोनों आवेशों से दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो ये दूरी कितनी होगी? देखो सीधा दिख रहा है, ये L, ये R और ये 90 डिग्री। तो ये क्या बनेगा? अरे आधार लंब। तो ये क्या बन गया? कर्ण। और कर्ण कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का, कर्ण के बराबर हो जाता है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब ये दूरी कितनी आएगी? तो रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार यहां भी देखो, ये l और ये r, तो सीधी सी बात है ये दूरी भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या? अब हम लिखेंगे क्या? प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर उनका परिणामी निकाल देंगे जैसे पीछे कर रहे थे। वही पुराना फार्मूला, E बराबर क्या आएगा यहाँ पे? E1 बराबर, भाई प्लस क्यू के कारण हम क्या मान लेते हैं? उसको E1 मान लेते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? तो E1 बराबर K Q अपान दूरी का स्क्वायर। क्या होता है? KQ बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है भाई? रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये E1 आ गया बच्चों। यहां पे जो k हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका मान लिखे दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। किसके लिए? निर्वात के लिए। कोई और माध्यम आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 k हो जाता है 1/, में पता है ना k क्या होता था? परावैद्युतांक। वेरी गुड। तो बच्चों ये E1 आ गया। अब हम करेंगे क्या? लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों माइनस q के कारण कितना आएगा? E2 बराबर, तो देखो माइनस q से तो क्या होगा? k इंटू आवेश और बटा दूरी का स्क्वायर। तो k आवेश कितना है? q बटा दूरी का स्क्वायर। अब फिर वही बात है, मैंने समझाया था ना तुम लोगों को कि माइनस प्लस विद्युत क्षेत्र में नहीं लिखते हैं। ये नहीं कि माइनस क्यू आवेश कारण निकालो तो यहां माइनस लिख लो, ऐसा नहीं करते बच्चों।
क्यों नहीं करते? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसमें माइनस प्लस या जो भी होना है, कुछ और भी हो सकता है, वो हम दिशा के हिसाब से ज्ञात करते हैं। बच्चों, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है? E1, उसकी दिशा किधर होगी? तो मैंने समझाया कि किसी भी धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होती है, तो इसको मिलाया लाइन से, वो किधर होगी? बाहर। बाहर का मतलब इधर, ये बाहर, ये E1 आ गया। E2 किधर जाएगा भाई? E2 अंदर। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा किधर होती है बच्चों? अंदर की तरफ। E2 हो गया। अब इनके घटक करने हमको। घटक के लिए हम क्या करेंगे? मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। क्यों? देखो, समद्विबाहु त्रिभुज बनना, दो भुजाएं बराबर, जो भुजाएं बराबर उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये अगर यहां से एक समांतर रेखा खींच दे तो ये वाला भी तो कोण थीटा बनेगा। क्यों? अरे संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, E1 के हम दो घटक कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। कितना कितना आएगा जरा ध्यान दो। E1 का एक घटक जो इधर जाएगा वो क्या होगा? वो होगा E1 cos थीटा। एक घटक जो ऊपर जाएगा वो क्या होगा बच्चों? E1 sin थीटा। पता है ना, जो थीटा से जुड़ता है उसमें cos वाला कंपोनेंट जाता है, दूसरे में sin वाला जाता है। इसी प्रकार से अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा बनेगा। क्यों भाई? ये कैसे बन गया? देखो, जेड बनना है। क्या कहते थे इसको? इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम लोग शायद इसको एकांतर कोण बोलते हो, जो भी। तो अब ये कैसे हो गया भैया? जब ऐसा हो गया तो इसके भी घटक कर लो, तो E2 का एक घटक इधर जाएगा, तो जो थीटा से जुड़ा उसमें cos जाएगा, मतलब E2 cos थीटा, और एक घटक नीचे की तरफ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों? E2 sin थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, E1 और E2 समीकरणों से देखो, दोनों क्या हैं? समान है। यहां लिखेंगे E1 बराबर E2। हम जानते हैं, हम जान रहे हैं ये बात, ऊपर से देख नहीं रहे हैं। जब E1 बराबर E2 है, यहां से पता चलता है कि E1 sin थीटा बराबर हो जाएगा E2 sin थीटा के। भाई दोनों तरफ sin थीटा से गुणा कर दिया, तो इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर है। बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं, तो बराबर और विपरीत सदिश एक दूसरे को सदैव खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। लिखेंगे यहां पे, अतः E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जब वो निरस्त कर देंगे तो सीधी सी बात, अब बचा कौन? ये दोनों। यही उनका परिणामी हो जाएगा। ये दोनों किधर हैं? एक ही दिशा में है। एक ही दिशा वाले सदिश हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे? फार्मूला वही पुराना, E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर रूट में प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, cos 0 रख लेना तो ये आ जाएगा अपने आप। इसका मतलब हुआ इस अवस्था में लिखेंगे यहां, अतः परिणामी, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना आएगा बच्चों? सीधी सी बात है, ये आएगा E बराबर E1 साइन, सॉरी कौन सा बच रहा? cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आपको पता है E1 बराबर E2 है, तो E1 की जगह अगर मैं E2 रख दूं तो क्या आएगा? देखो, E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, मतलब सीधा सीधा लिख दूं 2E2 cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। वैल्यू पुट कर दूं। वैल्यू पुट करने के लिए आपको E2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, सामने है।
कॉस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, देखो आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, आधार कितना है एल, और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या मैं ये मान यहां रख दूं, बिल्कुल। तो अब हमको क्या मिलेगा जरा हम देखते हैं, इधर लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो E बराबर मिला हमें 2E2, E2 की जगह KQ बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, L बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल। बच्चों 2QL को ध्यान से देखो, और 2QL किसके बराबर होता है, P। तो 2QL मिलके क्या बन गया, P बन गया। इसका मतलब E बराबर आ गया KP बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। बच्चों आपको पता है वही पुरानी बात कि L बहुत छोटा है। किससे छोटा है बच्चों, R से। ये दूरी जो होती बहुत छोटी होती है एंगस्ट्रॉम में, और ये होती मीटर में। तो L छोटा है किससे, R से, बहुत छोटा है। तो इसका स्क्वायर इसमें जोड़ने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, किसकी अपेक्षा, R स्क्वायर की अपेक्षा। नगण्य। चलो तो E बराबर क्या आएगा बच्चों, K का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा एल स्क्वायर तो चला गया, बचा कौन, आर स्क्वायर की घात कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, आर की घात 3। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इस अवस्था में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, ठीक है, वो P की दिशा के यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के विपरीत आती है। क्यों, देखो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किधर आएगा, माइनस से प्लस इधर बनेगा। अगर P को दिशा में बनाओगे तो किधर बनेगा, इधर बनेगा। और E किधर आया परिणामी, इधर आया। तो E जो आता है वो हमेशा P के विपरीत आता है इस अवस्था में। ठीक है बच्चों।